4G टावर्स के साथ पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zong 4G। वजीरिस्तान के सरहदी इलाके गयों में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग पार्टी पर दहशत गर्दों की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक दहशत गर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में कैप्टन सबीह और सिपाही नवीद शहीद। 2 जवान जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों का कंपाउंड तबाह कर दिया। ISPR। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की स्टाल अंगेजी जारी। हाजीपीर और बेदौरी सेक्टर में शहरी आबादी पर फायरिंग। 13 साला लड़की शहीद जबकि उसकी मां और 12 साला लड़का शदीद जख्मी। पाकिस्तानी फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। भारतीयों ने मोदी को झूठा करार दे दिया। कभी नेपाल के हाथों पसपाई और कभी लद्दाख में हुई खूब पिटाई। मोदी ने भारत को बना दिया मजाक। क्या इस दिन के लिए हमने कुर्बानियां दी? भारतीय फौजियों और शहरियों की दुहाई। हमें ये जानने की जरूरत है कि वादी गोलान में क्या हुआ। भारतीय सहाफ़ी का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम खुला खत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी रियासती दहशतगर्दी जारी। ताज़ा कार्रवाई के दौरान श्रीनगर में मजीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। नौजवानों को पिस्पालपुरा में मुहासरे और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। बॉक्सर मोहम्मद अली करे एक अजीम स्पोर्ट्समैन थे। वो मादी नजरियात से बाला और इंसान की तख्लीक के मकसद को समझते थे। मोहम्मद अली की ताकत और हिम्मत की पूरी दुनिया आज भी मोतरफ है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 4,951 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,76,617 तक जा पहुंची। मजीद 119 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,501 जाँ बहक, 67,892 सेहतयाब। वफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में हुकूमती टीम का इस्लामाबाद के अस्पतालों का दौरा। जुलाई के आखिर तक 2100 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड्स का इजाफा करेंगे। हॉटस्पॉट इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन से वबा का फैलाव रोकने में मदद मिलेगी। असद उमर। कोरोना से बचने के लिए अवामी मकामात पर फेस मास्क जरूरी करार। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही वायरस से बचा जा सकता है। कोरोना से वफात पाने वाले 72 अफराद की उम्र 50 साल से ज्यादा थी। डॉक्टर जफर मिर्जा की NCOC में मीडिया ब्रीफिंग। मुआवने खुसूसी उस्मान डार की सरबराही में सियालकोट भर में नो मास्क नो सर्विस मुहिम में तेजी। सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में हजारों मास्क तकसीम। मुहिम का मकसद शहरियों को कोरोना वायरस से बचाना और बीमारी को फैलने से रोकना है। उस्मान डार। मुल्क भर में 20,75,000 एकड़ रकबे पर टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन मुकम्मल। 40 अजला के मुतासरा इलाकों में टिड्डी दल तलफी की मुहिम में 900 टीमें शरीक। ऑपरेशन में बेहतरीन नताइज के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर।
گورنر پنجاب سے چیئرمین سینٹ کی قیادت میں وفد کی ملاقات، بلوچستان کی ترقی، خوشحالی، حکومتی اور سیاسی امور سمیت دیگر معاملات پر گفتگو۔ وزیر اعظم عمران خان وفاق کی مضبوطی پر یقین رکھتے ہیں، چودھری محمد سرور۔ ممتاز عالم دین اور جامعہ بنوریا کے محتمم مفتی محمد نعیم کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کر دی گئی۔ وہ متعدد کتابوں کے مصنف، حدیث اور تفسیر قرآن کے علوم میں انتہائی معتبر نام رکھتے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ممتاز عالم دین مفتی محمد نعیم کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 89,70,000 سے تجاوز کر گئی۔ 4,68,000 اموات، 47,75,000 صحت یاب۔ امریکہ میں متاثرہ افراد کی تعداد 23,40,000، برازیل میں 10,75,000، روس میں 5,85,000 اور بھارت میں 4,22,000 سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ میں 1,22,000، برازیل میں 50,000 سے زائد افراد جان کی باقی ہار گئے۔ اولمپک ڈے منانے کے لیے پاکستان باکسنگ فیڈریشن نے جاری آن لائن شیڈو باکسنگ فٹنس ٹورنامنٹ کے مقابلوں کی تاریخ میں ایک دن کی توسیع کر دی۔ مقابلے 24 جون تک جاری رہیں گے۔ اور پاکستان سمیت بیشتر ممالک میں 2020 کا پہلا سورج گرہن، سمندر کی پیمائش کے عالمی دن کے موقع پر پاک بحریہ کی شرکت، والد سے اظہار محبت کا دن، اور سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی 67ویں سالگرہ، اور دنیا بھر میں سال کے طویل ترین دن اور یوم موسیقی کے حوالے سے خبریں بھی خبرنامے کا حصہ ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں نازیہ کمل، اور کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ Pakistan's first financial daily. Covers investment like no one else. Business Recorder. Investments building block. سنو اے مسیحا نفساں، سنو لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے، وفا کے رستے کے سب مسافر گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے، تم کھڑے تھے۔ سحر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کوکھ سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ سب مسیحا مر چکے ہیں، تم کھڑے تھے۔ ہاں، تمہاری آنکھوں کے تابچوں میں ایسی آنکھیں بھی تو ان آنکھوں نے کم دیکھی ہیں، روح کے در بھی ہوں اور پردہ در بھی کھودی، ایسی آنکھیں بھی تو ان آنکھوں نے کم دیکھی ہیں۔ تمہاری آنکھوں کی طاقتوں میں جلے چراغوں کی روشنی نے نئی منازل ہمیں دکھائی، نئے دیے ہم نے جلائے۔ سنو اے ہم نفساں، اے مسیحا،
सुनो। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अफसोसनाक खबर से। दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेज की पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने जनूबी और शिमाली वजीरिस्तान के सरहदी इलाके गाड़ियों के करीब फायरिंग की। फायरिंग से कैप्टन सभी और सिपाही नवीद शहीद हो गए। दहशतगर्दों के हमले में 2 जवान जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक हुआ और दहशतगर्दों की पनाहगाह का सफाया कर दिया गया। उधर भारतीय फौज की LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग भी जारी है। इश्तियाल अंगेजियों का सिलसिला जारी है और भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के सेक्टर हाजी पीर और बेदौरी सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक भारतीय फौज ने गुज़िश्ता रात फायरिंग से शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिससे 13 साला लड़की इकरा शब्बीर शहीद, जबकि उनकी वालिदा और एक 12 साला लड़का शदीद जख्मी हो गया। पाक फौज ने भारतीय फौज की फायरिंग का मौसर जवाब दिया और भारतीयों ने मोदी को झूठा करार दे दिया। कभी नेपाल के हाथों पसपाई और कभी लद्दाख में हुई खूब पिटाई। मोदी ने भारत को बना दिया मजाक, क्या इस दिन के लिए हमने कुर्बानियां दी? भारतीय फौजियों और शहरियों की दुहाई। भारतीय सहाफी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम खुले खत में कहा है कि हमें ये जानने की जरूरत है कि वादी गोलान में क्या हुआ। इंतहाई मुतहर्रिक सोशल मीडिया पर बहुत से मुतज़ाद बयानात और खौफनाक तस्वीरों ने भारत को हिला कर रख दिया है और ये सवाल सर उठाने लगा है कि हम कहाँ जाएं और किस पर एतमाद करें। खुले खत में भारतीय सहाफी ने यह सवाल भी उठाया है कि अगर चीन की तरफ से मुदाखलत नहीं की गई तो भारत को कमांडिंग ऑफिसर समेत बहुत सा जानी नुकसान कैसे हुआ? क्या चीन के दावे के मुताबिक हमारी फौज ने नाकाम हमला किया और भारी जानी नुकसान उठाया? भारतीय सहाफी का ये भी पूछना है कि लद्दाख अलमिया में रोजाना एक नई कहानी क्यों सुनने को मिलती है? खुले खत में उनका ये भी कहना है कि क्या हमें कभी हकीकत मालूम हो पाएगी और क्या हमारे फौजी अपने ही बिछाए हुए जाल में गिर गए हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे को हदफ़े तनकीद बनाते हुए भारतीय सहाफी का अपने खुले खत में कहना है कि ये ओहदा भारत को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ देने और तीनों अफ़वाज को एक छतरी तले लाने के लिए तश्कील दिया गया है। ताहम हकीकत में जो कुछ हो रहा है वो इसके बरअक्स और ओहदे की नाकामी को जाहिर कर रहा है। भारतीय सहाफी ने खुले खत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से इस्तफसार किया कि क्या वो अपनी जिम्मेदारियों और मिराद से इंसाफ कर रहे हैं और क्या सियासी कायदीन के लिए कुर्बानी का बकरा साबित हुए हैं। भारतीय सहाफी ने चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत के नाम खुले खत में मजीद कहा कि भारत को धोखा न दिया जाए। बात करेंगे वादी जन्नत नसीर कश्मीर की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान श्रीनगर में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों ने इन नौजवानों को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। फौजियों ने ऑपरेशन के दौरान एक रिहायशी मकान को भी तबाह कर दिया। काबिज इंतजामिया ने श्रीनगर के तमाम इलाकों में मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी। भारतीय फौजियों ने बारामूला और बड़गाम अजला में घरों पर छापों के दौरान 1 दर्जन से जायद नौजवान गिरफ्तार कर लिए। सैयद अली गिलानी की सरबराही में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और मीर वाइज उमर फारूक की सरबराही में मुत्तहदा मजलिस उलमा ने श्रीनगर में अपने बयानात में मकबूजा इलाके में शराब खाने खोलने की भारतीय मंसूबे की शदीद मजम्मत की है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मुआशरे के तमाम तबकात से शराब की फरोख्त के खिलाफ मुहिम चलाने की भी अपील की है। मुत्तहदा मजलिस उलमा ने इस इक़दाम को जम्मू और कश्मीर की मुस्लिम शनाख्त और इसकी मजहबी इक़्तिदार पर हमला करार दिया है। मुफ्ती आज़म कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम, मौलवी बशीर अहमद, शब्बीर अहमद डार, फारूक अहमद तौहीदी, उमर आदिल डार, जम्मू और कश्मीर पीपल्स लीग के तर्जुमान यासर अहमद और तहरीक वहदत इस्लामी ने भी मकबूजा इलाके में शराब खाने खोलने की भारतीय मंसूबे की मजम्मत की है। आज जब पूरी दुनिया में फादर्स डे मनाया जा रहा है, मकबूजा कश्मीर में हजारों बच्चों को भारतीय फौज के जेर हिरासत अपने वालिद के लापता हो जाने या भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद होने की वजह से शदीद नफ्सियाती सदमे का सामना है। भारत की रियासती दहशत गर्दी की वजह से मकबूजा इलाके में गुज़िश्ता 31 बरस के दौरान 1,60,000
7,000 بچے یتیم اور 22,900 خواتین بیوہ ہو چکی ہیں۔ ایک کشمیری خاتون کھلاڑی نگہت بشیر نے سری نگر میں میڈیا انٹرویو میں کہا کہ مقبوضہ علاقے میں منشیات مافیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرنے کے بعد بھارتی فوج اسے اور اس کے اہل خانہ کو ہراساں کر رہی ہے۔ لداخ میں ایک مسلم کونسلر کو ان کے ایک آڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد گرفتار کر لیا گیا، جس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ چینی فوج لداخ میں 135 کلومیٹر تک اندر داخل ہوئی ہے۔ ذاکر حسین جو کہ انڈین نیشنل کانگریس سے وابستہ ہیں نے مزید انکشاف کیا کہ وادی گلوان میں چینی فوج کے ساتھ جھڑپ میں مارے جانے والے ہندوستانی فوجیوں کی تعداد 200 سے زائد ہے۔ کل جماعت حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے رہنماؤں عبد المجید میر اور زاہد اشرف نے اسلام آباد میں اپنے بیانات میں انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر یہ زور دیا ہے کہ وہ بھارتی فوجیوں کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا نوٹس لیں۔ جموں کشمیر سے متعلق اسلامی تعاون تنظیم OIC کے رابطہ گروپ کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر غور کے لیے کل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ایک ہنگامی اجلاس کا انعقاد کیا جائے گا۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ابھی راولپنڈی، اسلام آباد اور اس کے مضافات میں آذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آئیے آذان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بولٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ باکسر محمد علی کے لیے نہ صرف باصلاحیت اور ذہین اسپورٹس مین تھے بلکہ ان کے اعتقادات بھی عظیم تھے۔ ٹویٹر پر باکسر محمد علی کے زندگی کے اہم واقعات پر مبنی ایک ویڈیو کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ محمد علی مادی نظریات سے بالا تر ہو کر سوچنے اور جانوروں کی نسبت انسان کی تخلیق کے عظیم مقصد کو سمجھنے والی شخصیت تھے۔ انہوں نے کہا کہ محمد علی نے اسپورٹس کیریئر کے بہترین برسوں میں اپنے عقائد کی حفاظت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اس وقت وہ بہت پیسہ کما سکتے تھے، تاہم انہوں نے تمام تر مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے قربانی دی۔ وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ باکسر محمد علی کی طاقت اور ہمت کی پوری دنیا آج بھی معترف ہے۔ اور بلیٹن میں ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں پاکستان میں کرونا کی صورتحال کے حوالے سے۔ ملک میں مزید 4,951 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے، جبکہ 119 افراد جان کی باسی ہار گئے ہیں۔
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,76,617 ہے۔ مجموعی طور پر 3,501 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 65,739 ہے۔ سندھ میں 67,353، اسلام آباد میں 10,622، بلوچستان میں 9,328 اور خیبر پختونخوا میں 21,444، گلگت بلتستان میں 1,278 اور آزاد کشمیر میں 813 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 28,855 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں اور اب تک ملک بھر میں 67,892 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ ملک کے ہسپتالوں میں جولائی کے آخر تک 2,100 سے زائد آکسیجن بیڈز کا اضافہ کریں گے۔ اسلام آباد میں 189 آکسیجن بیڈز فراہم کیے جا رہے ہیں اور وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے SOPs پر عمل درآمد ضروری ہو گیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار وفاقی وزیر نے حکومتی ٹیم کے ہمراہ اسلام آباد کے ہسپتالوں کے دورے کے موقع پر کیا۔ مزید تفصیل بتائیں گی صدف افضل۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی اسد عمر نے کہا کہ ہسپتالوں کے نظام اور سہولیات میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں پولی کلینک، CDA اور PIMS ہسپتال میں اضافی آکسیجن بیڈز فراہم کیے جا رہے ہیں، جن کی فراہمی آئندہ 3 سے 4 روز میں مکمل کر لی جائے گی۔ اس وقت اسلام آباد میں 189 بیڈز ہیں، 189 بیڈز آکسیجن والے ایڈ ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر تو 20 بیڈز ہیں وہ تو ایڈ ہو کے سٹارٹ ہو گئے ہیں CDA ہاسپٹل کے اندر، اور اس کے اگلے 1-2 دن کے اندر 39 بیڈز اور CDA ہاسپٹل کے اندر ایڈ کر دیے جائیں گے۔ 13 بیڈز پولی کلینک کے اندر ایڈ کر دیے گئے ہیں۔ PIMS کے اندر 40 بیڈز جو ہیں وہ منگل کو انشاءاللہ کام کرنا شروع کر دیں گے آکسیجن والے۔ اس کے بعد بدھ کے روز جو ہے 52 مزید بیڈز اس کے اندر ایڈ ہو جائیں گے اور جمعرات کو انشاءاللہ تعالی 25 مزید بیڈز ایڈ ہو جائیں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ 20 بڑے شہروں میں ہاٹ سپاٹس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے اطلاق سے ہاٹ سپاٹس میں وبا کا پھیلاؤ روکنے میں مدد ملے گی۔ جو 92 ہاٹ سپاٹ آئیڈینٹیفائی کیے گئے جن کی نشاندہی کی گئی ہے، ان کے اندر پاکستان میں اس وقت کورونا کے مرض کے شکار جو مریض ہیں اس میں سے 40% پورے ملک کے ان ہاٹ سپاٹس کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ پوری پاکستان کی آبادی کا یہ علاقے جو ہیں وہ صرف 3% ہیں، یعنی 3% آبادی ملک کی تھوڑی بندشوں کا شکار ہوگی، لیکن اس سے 40% وبا کا پھیلاؤ جہاں پہ ہوا ہے وہاں پر پھیلاؤ روکنے اور اس کو کم کرنے کے اندر مدد حاصل ہوگی۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا، چیئرمین NDM میں لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل اور کورونا کے لیے فوکل پرسن ڈاکٹر فیصل سلطان کے ہمراہ اسلام آباد کے مختلف ہسپتالوں کا دورہ کیا اور دستیاب سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اسد عمر کی سربراہی میں حکومتی ٹیم نے ہسپتالوں میں آکسیجن بیڈز اور وبا سے متاثرہ افراد کے علاج معالجے کے لیے فراہم کی گئی طبی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے ہراول دستے میں شامل ڈاکٹرز اور طبی عملے کی کاوشوں کو سراہا۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے یہ کہا ہے کہ کرونا سے بچنے کے لیے عوامی مقامات پر فیس ماسک کو ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ وبا کے دوران ہمیں اپنے بزرگوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اسلام آباد میں NCOC میں نیوز بریفنگ دیتے ہوئے ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ کورونا سے وفات پانے والے 72% افراد کی عمر 50 سال سے زائد تھی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے سے کسی بیماری میں مبتلا افراد احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ معاون خصوصی نے کہا کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے کورونا وائرس کی وبا کو شکست دی جا سکتی ہے۔ ہم نے یہ لازمی قرار دیا ہوا ہے کہ ہر شخص کو ماسک پہننا ہے، چاہے وہ کسی طرح کا ماسک ہو، چاہے وہ سرجیکل ماسک ہو، چاہے وہ کپڑے کا گھر کا بنا ہوا ماسک ہو، لیکن سب نے ماسک پہننا۔ لوگوں سے کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ اپنائیں، یعنی کم از کم 6 فٹ یا 2 میٹرز کا فاصلہ اپنے اور دوسرے لوگوں کے درمیان رکھنے کی کوشش کریں۔
वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने कहा है कि कोरोना की वबाई सूरत-ए-हाल में मास्क का इस्तेमाल ही मर्ज को फैलने से रोक सकता है। सियालकोट में टाइगर फोर्स के हमरा नो मास्क नो सर्विस मुहिम के हवाले से मास्क तकसीम करने के मौके पर उस्मान डार ने कहा कि कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करवाएगी। मुहिम का मकसद शहरियों को कोरोना के वायरस से बचाना और बीमारी को फैलने से रोकना है। मुहिम के दौरान उस्मान डार ने शहरियों में हजारों मास्क भी तकसीम किए। रुख करते हैं सिंध का, जहां पर कोरोना की सूरत हाल पर वज़ीर आला सिंध का कहना है कि अवाम ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतें। कराची के 6 अजला की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में आज तीसरे रोज भी लॉकडाउन है। 22 मई के तैयारा हादसे के मुतासरीन को इमदादी चेक्स भी दे दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं ज़ीशान अहमद। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस से मुतालिक अपने बयान में कहा है कि सूबे में अब तक 36,278 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि आज 2,166 मरीज मजीद सेहतियाब हुए। उन्होंने बताया कि सूबे में अब तक 32,000 से ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं। कराची के 6 अजला की मुख्तलिफ यूसीज में आज सिलेक्टेड लॉकडाउन का तीसरा दिन है। खरीदारी के लिए घर का एक फर्द मास्क पहनकर बाहर जा सकता है, जबकि इन इलाकों की यूसीज में ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है। एसओपीज पर अमल करते हुए करियाना स्टोर और दूध की दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहीं। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने एक्सपो सेंटर कराची में हाई डिपेंडेंसी यूनिट का इफ्तिताह किया। ये यूनिट पाक आर्मी और सिंध हुकूमत के ताउन से कायम किया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि HDU यूनिट से 140 ऑक्सीजन बेड्स का इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि 10 रोज में जदीद आलात से लैस यह यूनिट कायम किया गया है और इसमें इंतहाई तशवीशनाक मरीजों को रखा जाएगा। उन्होंने पाक फौज और तिब्बी अमले की काविशों को सराहते हुए कहा कि HDU के कयाम से दूसरे अस्पतालों का बोझ कम होगा। दूसरी जानिब 22 मई को तैयारा हादसे के मुतासरीन में इमदादी चेक देने की तकरीब हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने सक्खर के सिविल अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के MS डॉक्टर तस्लीम खमीसानी के हमरा अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कोरोना के खिलाफ दिन रात खिदमत सरअंजाम देने वाले डॉक्टरों को खराज तहसीन पेश करने आया हूँ। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी हुकूमत और पूरी कौम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में हिफाजती किट्स और दीगर जरूरी सामान की कमी है और इस सिलसिले में वो सिंध हुकूमत से बात करेंगे और मुमकिन हुआ तो वफाकी हुकूमत भी ये अशिया फराहम करेगी। इस मौके पर PTI सक्खर के रहनुमा हुसैन जतोई भी मौजूद थे। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कोरोना की वबा ने हर तबके को मुतासिर किया है। हुकूमत ने बजट में कमजोर तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम तजवीज़ किए हैं। उन्होंने कहा कि जामे मनसूबाबंदी के जरिए आम आदमी को रिलीफ फ्राहम किया जा रहा है। 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ पंजाब की तारीख में पहले किसी हुकूमत ने नहीं दिया। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि हमने गैर जरूरी अखराजात कम किए हैं और आम आदमी की मुआशी मुश्किलात का अजाला हमारी पहली तरजीह है। वज़ीर आला ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हर काम मेरिट पर हो रहा है। तनकीद की परवाह किए बगैर अवाम की खिदमत के सफर पर मजीद तेजी से आगे बढ़ेंगे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में कोरोना के मरीजों को इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए सेहत के शोबे को मुस्तहकम करना सूबाई हुकूमत की तरजीहात में सरे फहरिस्त है। एक बयान में वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई हुकूमत कोरोना वबा की वजह से दरपेश चैलेंजेस को सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए एक मौके के तौर पर इस्तेमाल करेगी, जिसके लिए मनसूबा बंदी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे को कोरोना वबा के चैलेंजेस से निपटने के काबिल बनाने के लिए नए माली साल के बजट में 124 अरब रुपए की रिकॉर्ड रकम मुख्तस की गई है, जबकि कोरोना की सूरत हाल में हंगामी नौयत की जरूरियात पूरी करने के लिए मजीद 24 अरब रुपए का फंड भी मुख्तस किया गया है। उधर खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इतलात अजमल वजीर ने कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सूबे के 218 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन वाले इलाकों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। पेशावर में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए उनका कहना था कि जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज हैं वहां गैर जरूरी दुकानें और मार्केटें बंद कर दी गई हैं और जरूरी अशाए फरोनोश की दुकानों और मार्केटों के लिए औकात कार मुकर्रर कर दिए गए हैं। सूबाई बजट में सेहत के शोबे के लिए रिकॉर्ड फंड भी मुख्तस किए गए हैं, जबकि सिर्फ कोरोना के लिए 24 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। मुल्तान में कोरोना वायरस के ज्यादा केसेस वाले इलाकों में लॉकडाउन जारी है। इन इलाकों में पुलिस और शहरी दिफा के अहलकार निगरानी के लिए मौजूद हैं। तफसीलात बता रहे हैं जफरुल्लाह खान। मुल्तान में कोरोना वायरस के शिकार मरीजों की ज्यादा तादाद के पेश नजर इनके रिहायशी इलाकों को बंद कर दिया गया है।
MDA चौक, शाहरुख आलम कॉलोनी और न्यू मुल्तान के V और Y ब्लॉक में पुलिस और सिविल डिफेंस के अहलकार शहरियों को कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की निगरानी कर रहे हैं। मुतासरा इलाकों और गलियों को दोनों इतराफ से टेंट लगाकर बंद कर दिया है, जबकि स्मार्ट लॉकडाउन की जद में आने वाले इलाकों की सड़कों को बैरियर और खारदार तारें लगाकर बंद कर दिया गया है। I think I must salute that our government has taken action against this, and this should be, I think, contained at least for 40 days. And I hope, inshallah, हमारा मुल्क भी इससे निजात पाएगा और इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे। हुकूमत का ये अच्छा इकदाम है, काफ़ी ज़्यादा केसेस नहीं कर रहे थे, तो ये अच्छा है कि 15 दिन के लिए लॉकडाउन हो गया इस इलाके में, तो ये बेहतरी है कि आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा। लॉकडाउन का ये जो फैसला किया, ये बेहतर फैसला है, इससे जो है कोरोना वायरस की वबा जो है इससे ज़रा कम होगी, लोग एहतियात करेंगे। महकमा सेहत ने इन इलाकों के लिए डॉक्टर्स को बतौर फोकल पर्सन नामजद किया है। 15 रोजा लॉकडाउन के नफाज से कोरोना वबा में कमी वाक़या होगी। जफरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। सूबों ने मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैकिंग, टेस्टिंग और क्वारंटाइन की हिकमत अमली के तहत स्मार्ट लॉकडाउन और इक़दामात से मुताल्लिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को आगाह कर दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में सेहत के रहनुमा उसूलों की 4267 खिलाफ वर्जियाँ देखी गईं, जिनकी पादाश में 721 मार्केटें, दुकानें, 5 सनती यूनिट सील, जबकि 1408 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए गए। आज़ाद कश्मीर में 715, बलूचिस्तान में 694, गिलगित बल्तिस्तान में 213, पंजाब में 2036, सिंध में 609 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। इस्लामाबाद में 23 दुकानों को सील किया गया और 8 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए गए। और अब कुछ तस्करा टिड्डी दल से निमटने के लिए हुकूमती हिकमत अमली का। मुल्क भर में 20,75,000 एकड़ रकबे पर टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन मुकम्मल किया जा चुका है। इस्लामाबाद में नेशनल लोकल्स कंट्रोल सेंटर के आदादोशुमार के मुताबिक 40 अजला के मुतासरा इलाकों में टिड्डी दल तलफी की मुहिम में 900 टीमें हिस्सा ले रही हैं। बलूचिस्तान के 26 अजला में 9,669 एकड़ रकबे पर ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें कौमी और सूबाई महकमों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। ऑपरेशन में बेहतर नताइज के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिंध के 6, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 4 अजला में टिड्डी दल तल्फ करने के लिए ऑपरेशन किया गया। और अब कुछ बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। आज रवां साल का पहला सूरज ग्रहण हुआ है और सूरज ग्रहण सुबह 8:46 पर शुरू हुआ, जो कि 2:34 तक जारी रहा। कराची में सूरज ग्रहण का आगाज 9:26 पर हुआ था और इख्तिताम 12:46 पर हुआ, जबकि इसकी शिद्दत 91.59% तक रही। सूरज ग्रहण का दौरानिया 3 घंटे 20 मिनट रहा। लाहौर में सूरज ग्रहण सुबह 9:48 पर शुरू हुआ था। ग्रहण ने सूरज को 3 घंटे 22 मिनट तक 91% छुपा कर रखा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान समेत अफ्रीका और एशिया के कई ममालिक में देखा गया। ये ग्रहण कुछ इलाकों में गोल रोशन दायरे की सूरत में दिखाई दिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अभी आपको बताएंगे कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने 8 सेनेटर्स समेत बलूचिस्तान के वफ्द के साथ पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात की है। मुलाकात में बलूचिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सियासी उमूर समेत मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत की गई है। वफ्द से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान विफाक की तमाम इकाइयों को साथ लेकर चलने पर यकीन रखते हैं और पाकिस्तान की तरक्की के लिए बलूचिस्तान की तरक्की लाजमी है। उन्होंने कहा कि पीटीआई की हुकूमत पूरे मुल्क में इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेगी। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि बलूचिस्तान में पीने के साफ पानी के लिए सरवर फाउंडेशन फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएगी। वजीर आजम इमरान खान ने
मुमताज आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद नईम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का भी इजहार किया है। और आज 21 जून है। आज शुमाली निस्फ कुर्रे में साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी, जिसके बाद दिन का दौरानिया बतदरीज कम और रातें तवील होना शुरू हो जाएंगी, जबकि 22 दिसंबर साल का मुख्तसर तरीन दिन और रात में मुनक़िद होगा। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी यानी समुद्र की पैमाइश का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक रवां साल हाइड्रोग्राफी के दिन का मौजू समंदरी पैमाइश में खुदकार टेक्नोलॉजी को बरोएकार लाना है। समंदरों के आलमी कवानीन के मुताबिक ममालिक अपनी समंदरी हदूद में हाइड्रोग्राफी सर्वे कराने के पाबंद हैं। पाक बहरिया का हाइड्रोग्राफी डिपार्टमेंट कौमी तरक्की के लिए बंदरगाहों के क़याम, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की तोसी और बहरी तहकीक में नुमायां किरदार अदा कर रहा है। इस दिन की मुनासिबत से पाक बहरिया ने हाइड्रोग्राफी की अहमियत और अफादियत के हवाले से मालूमाती वीडियो भी जारी की है। वीडियो में कौमी तरक्की में हाइड्रोग्राफी के किरदार और इस शोबे में पाक बहरिया की काविशों को उजागर किया गया है। पाक बहरिया जिद्दत को बरोएकार लाते हुए बहरी तहकीक को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि बलूचिस्तान के वजीर खजाना मीर ज़हूर बुलेदी ने कहा है कि मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए अवाम दोस्त बजट पेश किया। मीर ज़हूर बुलेदी ने कोयटा में पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बजट में सेहत और अवामी फलाह बहबूद के लिए खुसूसी फंड्स रखे गए हैं। आइंदा माली साल के बजट में वबा के बाद मुआशी और समाजी मसाइल पर काबू पाने के लिए भी खुसूसी फंड मुख्तस किया गया है। हमने कोशिश यही की है कि महदूद वसाइल में रहते हुए एक अवाम दोस्त बजट दें जो लोगों की जो है सारी सहूलियात को पूरी करे। और हमने इस बजट में कोशिश ये की है कि टैक्स एग्जम्पशन दें ताकि जो है लोगों को जो है एक किस्म की रिलीफ मिल जाए। कौमी सलामती के बारे में वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर मुईद यूसुफ ने कहा है कि भारत हिंदुत्व और तौसीह पसंदी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। चीन भारत कशीदगी और उसके पाकिस्तान कश्मीर के तहरीक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर असरात के मौजू पर ऑनलाइन सेमिनार में इजहार ख्याल करते हुए मुआविन खुसूसी ने कहा कि भारत की तौसीह पसंदाना पॉलिसियों से उसके तमाम हमसायों को मसाइल का सामना है। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में अपने मजालिम और कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों से आलमी बरादरी की तवज्जो हटाने के लिए चीन के साथ कशीदगी को हवा दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की तौसीह पसंदाना पॉलिसियों से पूरे खत्ते को खतरा लाहक हैं। और पंजाब के वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने मानसून सीजन में मुमकिना सैलाब के पेश नज़र पेशगी हिफाजती इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की है। वजीर आला ने महकमा आबपाशी से हिफाजती इंतजामात के बारे में जामे प्लान तलब कर लिया है। उन्होंने कहा कि दरियाओं में पानी की सूरत हाल को भी मॉनिटर किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि मुमकिना सैलाब के पेश नज़र सूबाई इदारे हमा वक्त चौकस रहें और ज़रूरी मशीनरी तैयार रखें। उन्होंने कहा कि सूबाई और विफाकी महकमे आपस में करीबी राबता रख कर काम करें। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि डेरा गाजी खान और राजनपुर के पहाड़ी नालों में पानी की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जाए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, मुफ्ती मोहम्मद नईम का शुमार मुल्क के बड़े मजहबी स्कॉलर्स में होता है जिन्होंने इस्लामी तालीमात को दरसो तदरीस के जरिए मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर आम किया। वो गुज़िश्ता रोज दिल के आर्ज़े के बाइस कराची में इंतकाल कर गए थे। उन्हें जामिया बनूरिया के कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया। इसी हवाले से कराची से अली असगर अरबाब की रिपोर्ट देखिए। मुल्क के मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद नईम 1 जनवरी 1958 को कराची में पैदा हुए और उनका ताल्लुक मजहबी घराने से था। मुफ्ती मोहम्मद नईम के वालिद भी आलिम दीन थे जो पाकिस्तान बनने से पहले कराची आए। उन्होंने इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की जिन्होंने 1989 में जामा बनोरिया आलमिया की बुनियाद रखी। मुफ्ती मोहम्मद नईम ने जामिया बनोरिया आलमिया से दीनी तालीम मुकम्मल की और इस इदारे से मुंसलिक हो गए। उनकी निगरानी में ये इदारा मुल्की और गैर मुल्की सतह पर इस्लामी तालीमात का मरकज बन गया, जहाँ 52 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले गैर मुल्की तलबा भी इस्लामी तालीम हासिल कर रहे हैं। यूं शरई मामलात में भी जामिया बनोरिया से जारी होने वाले फतवे को आम लोगों के साथ साथ सरकारी सतह पर भी बड़ी अहमियत दी जाती है। मुफ्ती मोहम्मद नईम एक एतदाल पसंद सोच रखने वाले मजहबी रहनुमा थे जिन्हें मजबूत, बेखौफ और मिलनसार शख्सियत के बायस
مذہبی، سیاسی اور سماجی حلقوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ مفتی محمد نعیم ایک اچھے مقرر بھی تھے، جس کے باعث مختلف ٹی وی پروگرامز میں انہیں مذہبی معاملات پر گفتگو کے لیے خصوصی طور پر مدعو کیا جاتا تھا۔ مذہبی خدمات کے باعث وہ وفاق المدارس کے مرکزی رکن بھی تھے۔ مفتی محمد نعیم نے مختلف کتب بھی تحریر کیے، جن میں ان کی معروف تصنیف تفسیر القرآن کے 7 جلد کی اشاعت ہو چکی ہے۔ مفتی محمد نعیم کی نماز جنازہ جامعہ بنوریا میں ادا کی گئی، جس میں مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور مفتی محمد نعیم کے انتقال کو ملک کے لیے بڑا نقصان قرار دیا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کی اشاعت، علوم نبوت اور علوم قرآن کی اشاعت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ دنیا بھر میں وہ پاکستان کے سفیر تھے اور پاکستان کے سفیر یہاں سے تیار کر کے انہوں نے بھیجے۔ مفتی صاحب کا خال پر ہونا میرا خیال ہے کہ ناممکن ہے۔ عوامی مسائل میں بھی بڑی دلچسپی رکھتے تھے اور لوگوں کے جھگڑے اور ان کے بہت سے تنازع انہیں بھی وہ حل کرتے تھے۔ بعد میں مفتی محمد نعیم کو جامعہ بنوریا کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ دین اسلام کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ علی اصغر ارباب، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ممتاز عالم دین مفتی محمد نعیم کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا اور غمزدہ خاندان سے تعزیت کی ہے۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جید عالم دین اور جامعہ بنوریا انٹرنیشنل کے محتمم مفتی محمد نعیم کے انتقال پر رنجیدہ اور مغموم ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری دعائیں اور ہمدردیاں پسماندگان کے ساتھ ہیں۔ بات کریں گے کورونا وائرس کے عالمی اثرات کی۔ دنیا بھر میں اب تک 89,80,000 سے زائد افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4,70,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اب تک 47,75,000 سے زائد افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ دنیا کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ ہے، جہاں متاثرین کی تعداد 23,33,000 سے بڑھ گئی ہے۔ ادھر اسپین میں داخلے کے بعد برطانوی سیاحوں پر قرنطینہ میں رہنے کی پابندی نہیں ہوگی۔ اسپین کے وزیر خارجہ نے برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ برطانوی شہریوں کو آئسولیشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اسپین میں آزادانہ گھوم پھر سکتے ہیں۔ ایسا ان 4 لاکھ برطانوی شہریوں کے لیے احتراماً کیا گیا ہے جن کا اسپین میں دوسرا گھر ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب میں آج سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے نافذ کرفیو ختم کر دیا گیا ہے، جبکہ اقتصادی سرگرمیاں بھی بحال کر دی گئی ہیں۔ فی الحال مذہبی اجتماعات، بین الاقوامی سفر اور 50 سے زائد افراد کے اجتماعی سماجی میل جول پر پابندی برقرار رہے گی۔ خبر دیں گے آپ کو ایران سے، جہاں ایرانی ریال کی قدر میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں گزشتہ روز شدید کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ ہفتے کے روز اوپن مارکیٹ میں ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں ایرانی ریال کی قدر کم ہو کر 1,93,300 تک پہنچ گئی ہے۔ جمعے کے روز عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے ایران سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس کے معائنہ کاروں کی 2 مشتبہ جوہری تنصیبات تک رسائی روکنے سے اجتناب کرے۔ ادھر مشرقی لندن کے قصبے ریڈنگ کے ایک پارک میں چاقو بردار شخص کے حملے سے 3 افراد ہلاک جبکہ کئی زخمی ہو گئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق پولیس نے جائے وقوع سے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے اور زخمی ہونے والے کئی افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ اور عالمی منظرنامے کے بعد ایک بار پھر رخ کریں گے قومی خبروں کی جانب۔ حکومت پاکستان کے فیصلے کے پیش نظر PIA کے چارٹر فلائٹ امریکہ میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو 27 جون کو واپس لائے گی۔ امریکہ سے مخصوص پروازوں کے سلسلے کی یہ 7ویں پرواز ہوگی۔ پرواز نیو یارک لبرٹی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نیو جرسی سے لاہور کے لیے اڑان بھرے گی۔ وہ تمام پاکستانی اس پرواز کے ذریعے وطن آ سکیں گے جنہوں نے پاکستان ایمبیسی اور قونصل خانوں میں رجسٹریشن کروا رکھی ہے۔ پاکستان ایمبیسی کے مطابق باقی رہ جانے والے پاکستانی بھی فوری طور پر خود کو رجسٹرڈ کروائیں۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں 101 روز بعد سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بحال کر دیا گیا ہے۔ قومی ایئر لائنز PIA کی خصوصی پرواز 135 مسافروں کو لے کر سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچی۔ خصوصی پرواز دمام سعودی عرب سے سیالکوٹ پہنچی تھی۔ ایئرپورٹ حکام نے مسافروں کو خوش آمدید کہا۔
वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने पिंड दादन खान में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर वफाकी वजीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तौंसा के बाद पिंड दादन खान दूसरी तहसील है जहां पासपोर्ट ऑफिस का कयाम अमल में लाया गया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े दावे और बड़े धड़े टूट कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। इत्तेहादी जमातों में छोटे मोटे इख्तलाफात हो जाया करते हैं, अख्तर मेंगल को राजी कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जिला खैबर के अवाम को हंगामी तौर पर मदद फराहम करने के लिए रेस्क्यू 1122 का कयाम अमल में लाया गया है। मजीद तफसील हमारे नुमाइंदे मोहम्मदुल्लाह खान आफरीदी से। कुदरती आफात से निमटने के लिए कबायली अजला में अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी का दायरा कार बढ़ाते हुए रेस्क्यू सर्विस का आगाज कर दिया है। तहसील बाड़ा में जमरोद के बाद रेस्क्यू 1122 का दूसरा सेंटर कायम कर दिया गया, जिससे पाक अफगान शाहरा पर और दीगर हादसात के दौरान कबायली अवाम के लिए फौरी इमदाद दस्तियाब होगी। जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के अजला है उसमें ये था, लेकिन इंतजाम के बाद बाड़ा में इस स्टेशन का कयाम पहली बार हुआ है और इनसे लोग बहुत खुश है। इंतजामिया का कहना है कि शहरियों को हंगामी हालात में बरवक्त तबी इमदाद और रिलीफ देने के सिलसिले में रेस्क्यू 1122 का दायरा कार जल्द जिला खैबर की दीगर तहसीलों लंडीकोटल, मलागुरी और वादी तिरा तक बढ़ा दिया जाएगा। तहसील बाड़ा में रेस्क्यू सर्विस शुरू किया है, जिसमें हम मुख्तलिफ नौइयत के हादसात में लोगों को मदद फराहम करते हैं। फौजा इंतजाम के बाद हुकूमत की कोशिश है कि कबायली अजला के अवाम को वो तमाम सहूलतें दे जो खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला के अवाम को हासिल है। महमूदुल्लाह खान अफरीदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, बाड़ा, खैबर। और वजीर ममलूकत मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल वजीर ने कहा है कि 42 मिलियन रुपए की ग्रांट से हल्का NA 191 में 14 स्कूलों में नए क्लासरूम्स और तलबा और तालिबात के लिए ब्लॉक्स की तामीर के मंसूबों पर काम का आगाज कर दिया गया है। डेरा गाजी खान में हल्का NA 191 में मुख्तलिफ प्राइमरी और हाई स्कूल्स के दौरे के मौके पर मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हम अपने वादों की तकमील कर रहे हैं। जिन इलाकों में सिरे से स्कूल मौजूद ही नहीं वहां नए स्कूल बना रहे हैं। और पंजाब में 1227 एलिमेंट्री स्कूलों को अपग्रेड करके हाई स्कूल का दर्जा दे दिया गया है। इससे हजारों तलबा और तालिबात को फायदा हासिल होगा। रिपोर्ट देखिए ननकाना से जावेद अहमद मुआविया की। पंजाब हुकूमत की हदायत पर महकमा तालीम ने ननकाना साहब और इसकी तीनों तहसीलों में 18 एलिमेंट्री स्कूलों को अपग्रेड करके उन्हें हाई स्कूल का दर्जा दे दिया है। अपग्रेड होने वाले स्कूलों में दूर दराज के देहाती इलाकों में कायम तालबात के 12 स्कूल भी शामिल हैं। दूर दराज जो देहातों में थे उनको हमने फोकस किया और फिर स्टाफ भी वहाँ पे मौजूद है। वो जो बच्चियाँ घरों में बैठी हैं वो इंशाल्लाह हम उनके साथ लगाम में हैं। वो बच्चियाँ स्कूलों में आ रही हैं और एडमिशन ले रही हैं। तालीमी हल्कों, वालदैन और तलबा ने सरकारी तालीमी इदारों की अपग्रेडेशन पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि इस फैसले से ऐसे वालदैन की परेशानियां खत्म हो गई हैं जो सफरी मुश्किलात और महदूद वसाइल की वजह से मिडिल के बाद अपने बच्चों को मजीद तालीम के लिए किसी स्कूल नहीं भेज सकते थे। मोस्टली जो वालदैन थे अपने बच्चों को या काम पे लगा देते या घर में बिठा लेते थे कि हम इनका अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन अब ये हाई स्कूल बनने की वजह से इंशाल्लाह वो बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, हमारे वालदैन को भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि ये स्कूल आई हो गया। महकमा तालीम की तरफ से अपग्रेड होने वाले तमाम तालीमी इदारों में लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और सेहत मज़ामीन के लिए तजर्बागाहें भी बनाई जाएंगी। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज, ननकाना साहिब। और साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 67वीं सालगिरह मनाई गई। बेनज़ीर भुट्टो पहली मरतबा 1988 में और दूसरी मरतबा 1993 में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थीं। उन्हें 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के तारीखी मकाम लियाकत बाग में उस वक्त शहीद कर दिया गया जब वो जलसा खत्म होने के बाद वापस जा रही थीं। और अब कुछ बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वालिद से मोहब्बत के इजहार का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद बाप की अजमत, इज्जत और वक़ार का एतराफ़ और उनकी अहमियत को उजागर करना है। हर साल जून के तीसरे इतवार को ये दिन मनाया जाता है। खबर देते हैं आपको दादू से, जहां पर दर्जनों घराने कश्तियों में रहते हैं। कोरोना की वबा के बाद उनको बेहद मसाइल का सामना है। कराची के नौजवानों ने उनकी मदद कैसे की है बता रहे हैं सुहेल जमाली अपनी इस रिपोर्ट में।
منچھر جھیل ایشیا کی بڑی جھیلوں میں سے ایک ہے۔ یہ سندھ کے ضلع دادو میں واقع ہے۔ دادو سیاسی طور پر سندھ کا اہم ضلع ہے۔ سندھ کے موجودہ وزیر اعلیٰ اور 2 سابق وزرائے اعلیٰ کا تعلق اسی ضلع سے رہا ہے۔ منچھر جھیل جہاں ماہی گیروں کے لیے معاشی اہمیت کی حامل ہے، وہیں اس جھیل میں درجنوں گھرانے کشتیوں میں گھر بنا کے رہتے ہیں۔ ان کا جینا مرنا، خوشی غمی سبھی اس کشتی کے گھروں سے وابستہ ہے۔ یہ لوگ غربت کے سبب دادو میں اپنے اہل خانہ کے لیے گھر تک بھی نہیں بنا سکے ہیں۔ مزدور آدمی مزدوری کر کے لے کے آتے ہیں بچوں کے لیے کھانے پچانے کے لیے، ہم بہت دکھ میں رہتے ہیں ادھر۔ پریشانی بھائی یہ غریب آدمی کوئی یہ تو چنگا مڑ سکے، کوئی گھر غریب بن کے نہیں ہے، مچھلی کم کرنا ہے، مچھلی روزگار نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کے منفی اثرات سے یہ گھرانے اب تک نہیں نکل سکے ہیں اور ان کے گھروں میں فاقوں کی نوبت تک آن پہنچی ہے۔ پاکستانی دنیا بھر میں فلاحی کاموں میں سب سے زیادہ عطیات دینے والی قوم ہے۔ کراچی کے نوجوانوں نے فلاحی تنظیم کے ساتھ امداد باہمی کے تحت راشن اور نقد رقم جمع کر کے کشتیوں کی ان مکینوں تک پہنچائی ہے۔ ہم بھی ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کے اندر آئے اور ہم نے راشن تقسیم کیا، یہاں پر ہم نے کچھ کیش تقسیم کیا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہمیں اور لوگوں نے ڈونیشن دی تو ہم دوبارہ بھی یہاں آئیں گے۔ میں یوتھ کو کہنا چاہوں گا کہ اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ایسے لوگوں کو ہماری ضرورت ہے اس ٹائم پہ، خاص طور پہ جب ملک اس وبا کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اپنے ہم وطنوں کی مشکلات کا احساس کرنا اور آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنا قابل ستائش جذبہ ہے، جس کی پذیرائی ازحد ضروری ہے کہ اس سے خیر کے کاموں کو فروغ ملتا ہے۔ صوبائی حکومت کو بھی معاشی طور پر ان کمزور لوگوں کی دستگیری کرنا چاہیے۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، منچھر جھیل، ضلع دادو۔ آگاہ کرتے ہیں آپ کو موسم کی صورتحال سے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مسئلہ جزوی طور پر آلود رہنے کے علاوہ آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر۔ ناظرین، دورہ انگلینڈ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم 28 جون کو مینچسٹر روانہ ہوگی۔ مینچسٹر پہنچنے کے بعد قومی ٹیم ڈربی شائر پہنچے گی، جہاں اسے 14 روز تک قرنطینہ میں وقت گزارنا پڑے گا۔ اس دوران ٹیم کو ٹریننگ اور پریکٹس کرنے کی اجازت ہوگی۔ ٹریننگ اور پریکٹس کے علاوہ پریکٹس میچوں کی کمی کی تلافی کے لیے چند انٹرا اسکواڈ میچز کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے ڈومیسٹک سیزن کا آغاز نہ ہونے کے باعث پاکستانی ٹیم کو پریکٹس میچز کھیلنے کے لیے مقامی ٹیمیں دستیاب نہیں ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم دورہ انگلینڈ میں 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز کھیلے گی۔ پاکستان کو T20 ورلڈ چیمپئن بنے 11 برس مکمل ہو گئے ہیں۔ 2009 میں آج ہی کے دن پاکستان نے یونس خان کی قیادت میں T20 کا عالمی چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ لارڈس میں کھیلے گئے فائنل میں پاکستان نے سری لنکا کو 8 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 138 رنز بنائے تھے اور پاکستان نے مطلوبہ ہدف 19ویں اوور میں 2 وکٹوں پر حاصل کر لیا تھا۔ اولمپک ڈے منانے کے لیے جاری آن لائن شیڈو باکسنگ فٹنس ٹورنامنٹ کے مقابلوں کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اب یہ مقابلے 24 جون تک جاری رہیں گے۔ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے جنرل سیکریٹری ریٹائرڈ کرنل ناصر تنگ نے بتایا کہ اولمپکس ڈے پر کھلاڑیوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، جس کے باعث مقابلوں میں مزید 1 روز کی توسیع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیڈو باکسنگ مقابلوں میں سینکڑوں کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں، جو کہ پاکستان میں باکسنگ کے لیے حوصلہ افزا بات ہے۔ ناظرین، کھیلوں سے اتنا ہی، اب آپ کے لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف۔ بہت شکریہ انیس، اور اسی کے ساتھ بلٹن پہنچا اپنے اختتام کو ایاز اسلم اور نازیہ کمل کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو آج، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دورہ جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.metrowatch.com.pk۔
अशात से ऑनलाइन तक इस्लामी दुनिया की अव्वलीन कारोबारी खबरें, हक़ाइक़ पर मबनी बेलाग तज्ज़िये और तस्करे, सिर्फ एक क्लिक पर। डेली बिजनेस रिकॉर्डर, कारोबारी दुनिया की पहली तरजीह। दलील दुनिया के हर फोरम पर मानी जाएगी और बेजा तावील को हर कोई रद्द करेगा। भारत का मसला यह है कि भारतीय हुक्मरान बगैर दलील के अपना एक रियासती मौकफ अपनाते हैं और फिर इसे सच साबित करने के लिए झूठ पर झूठ घड़ते हैं। कश्मीर पर दहशतगर्दी के जवाब का सहारा लिया जा रहा है। बुनियादी नाइंसाफी जो कश्मीरी कौम के साथ रवा रखी जा रही है, इस तस्वाब से फरार इख्तियार करके उस पर बात तक नहीं की जाती, क्योंकि दिल में चोर और मौकफ बेबुनियाद है और भारतीय रहनुमा जानते हैं कि भारत के साथ रहना तो दरकिनार, कश्मीरी तो इतने जुल्म के बाद भारतीय रहनुमाओं की शक्ल तक देखना नहीं चाहते। लिहाजा इस तस्वाब का जो नतीजा होगा वो दीवार पर लिखा नजर आ रहा है। कश्मीर के नौजवानों में अगर अस्करियत पसंदी उभर रही है तो उसकी वजह भी सिर्फ हक के खुद इरादियत से भारत का इनकार है। मोदी हुकूमत चूंकि कश्मीर पर गुफ्तगू के तमाम दरवाजे बंद करके सिर्फ अपने मौकफ को तस्लीम कराना चाहती है, लिहाजा ये ऐसा ही है कि उबलती हांडी तले चूल्हा बंद करने की बजाय आप हांडी पर वजन रख दें। इसी झूठे मौकफ को भारत का सरकारी बयानिया करार दिया गया है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद अब भारत ने सरकारी सतह पर मुजफ्फराबाद और गिलगित का मौसम भी बताना शुरू कर दिया है कि जैसे मौसम बतलाने से ये इलाके उसके शुमार होने लगेंगे। और साथ ही भारतीय मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये इलाके हमारे हैं और अनकरीब हम इन इलाकों पर तिरंगा लहराकर इन्हें भारत में शामिल कर लेंगे। अखंड भारत का अधूरा एजेंडा है और वो एजेंडा है भारत के ताज यानी पूरे कश्मीर में गर्व से तिरंगा फहराने का। लेकिन जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जो हिस्सा चीन के कब्जे में है या जो हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को तोहफे में दिया है, वहां तिरंगा फहराना हमारा सपना है। यही वजह है कि भारत के मौसम विभाग ने अब अपने पूर्वानुमान में जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान का मौसम बताना भी शुरू कर दिया है। शायद ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन जो हिस्सा हमारे देश का अंग है, जो हमारा अंग है, जो हमारी जमीन है, वहां का मौसम, वहां की आबो हवा हम क्यों नहीं बताएंगे? देर से आए दुरुस्त आए। मौसम बताने से शुरुआत हुई है, जल्द ही पीओके में तिरंगा भी लहराएंगे। याद रहे कि मोदी और अमित शाह भी मुद्दत से यही ख्वाब देखते आ रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा और वो कथा कभी भी हमारे दिलों में। गुफ्तगू के इसी प्रोग्राम में जनरल जीडी बख्शी भी मौजूद थे। उन्होंने अपने रवायती अंदाज में पाकिस्तान के खिलाफ खूब जहर उगला और पाकिस्तान को तरनवाला करार दिया। ऐसा है कि हमें कई बारी बताया गया है कि भाई आपको आप नेबर्स को बदल नहीं सकते, आपको उनके साथ रहना ही पड़ेगा, चाहे वो टेररिज्म करें, चाहे कोरोना से संक्रमित लोग आपके इलाके में भेजें, हर किस्म से काहिली आपके साथ करें। यू विल हैव टू लिव विद योर नेबर्स, देयरफॉर यू विल हैव टू मेक पीस विद देयर नेबर्स, एक्सेप्ट देयर शेनैनिगन्स। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके का स्टेटस नहीं बदली होगा। ये भी अगर आप हमको रिक्विजिट अमाउंट ऑफ तंग करेंगे तो ये जरूर बदली कर दिया जाएगा। बालादस्ती का अंधा नशा
भारतीय रहनुमाओं को पागल किए हुए है। यही पागलपन और यही मुंहजोरी इंशाअल्लाह भारत को इतनी पस्ती में गिरा देगी कि भारत अपना जोग्राफिया तलाश करता फिरेगा। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतिया जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज़ कैश के जरिए अतिया जमा करवाने हो तो जैज़ कैश ऐप, USSD कोड या जैज़ की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान